चलिए सर, बस एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है आपके साथ, तो फिर हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ओवरऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एरिया कंप्लीट हो जाएगा। वो पर्टेन करता है इन्वेंट्री की इनिशियल या सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के हवाले से। देखिए, नॉर्मली हमने IS2 में इन्वेंट्री वो एसेट्स हैं जो कि कंपनी परचेज करती है या मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करती है फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर एक नॉर्मल कमर्शियल कंपनी, अगर एक नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कोई इन्वेंट्री परचेज करती है या कोई इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करती है फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इस केस में आप इस इन्वेंट्री को इनिशियली या सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर करते हो? सर, हम इस इन्वेंट्री को इनिशियली मेजर करते हैं कॉस्ट पे, और सब्सिक्वेंटली हम फिर मेजर करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और NRV इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से इन्वेंट्री की इनिशियल या सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस तरह से होगी, इसके हवाले से कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले इन्वेंट्री की इनिशियल मेजरमेंट की बात करें। अगर इन्वेंट्री एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज की है तो इसे तो हम कॉस्ट पे कैरी करेंगे। लेकिन अगर एक इन्वेंट्री या कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट या कंट्रीब्यूट किया गया है, तो इसे आप इनिशियली रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ डोनेशन, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेंट्री मार्केट से परचेज कर रही है तो जो भी इसकी कॉस्ट है इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे हो जाएगी। अगर कोई इन्वेंट्री किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट की जा रही है तो फिर आप इस मटेरियल सप्लाइड को इनिशियली रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ डोनेशन और कंट्रीब्यूशन। बाय फॉर एग्जांपल, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई बहुत सारी मेडिसिन या मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह डोनेट करे तो उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन किस तरह होगी? फेयर वैल्यू पे। या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को खाने पीने की, इस्तेमाल करने की, कोई भी वेलफेयर की चीजें डोनेट की जा रही है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसे इनिशियली रिकॉग्नाइज करेगा फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ डोनेशन या कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इन्वेंट्री की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी? एक नॉन प्रॉफिट के हाथों में, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में जो ईयर एंड पे इन्वेंट्री रह जाएगी उसको हम कैसे मेजर करेंगे? ये डिपेंड करता है कि वो इन्वेंट्री किस पर्पस के लिए रखी गई है। अगर तो इन्वेंट्री ऐसी है जो फॉर सेल एट प्रॉफिट, यानी कि आपने जितने भी अभी तक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सवाल देखे उसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई कैंटीन आ रही थी, कोई स्पोर्ट गुड्स की शॉप आ रही थी। इस कैंटीन में या इस स्पोर्ट गुड्स की शॉप में जो इन्वेंट्री रखी गई है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखी है। यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा है कि इसको हम प्रॉफिट में बेचकर इससे कमाएंगे और उससे एनपीओ के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे होंगे। तो वो इन्वेंट्री जो कि आपने इस इरादे से रखी है कि आप इसे प्रॉफिट में बेचोगे, ये तो आपकी वैसी ही एक इन्वेंट्री है जिस तरह से एक प्रॉफिट मेकिंग कमर्शियल एंटिटी की इन्वेंट्री होती है। इसे आप मेजर करोगे एज पर IS2, यानी कि लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे। लेकिन अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई इन्वेंट्री आ रही है जो कि चैरिटेबल और वेलफेयर पर्पस के लिए, फ्री में लोगों को देने के लिए या मार्केट से कम प्राइस में, सस्ते में, नॉमिनल प्राइस पे लोगों को देने के लिए, तो उसकी मेजरमेंट के लिए यहाँ पे मैंने कोई अलग बात लिखी है। बाय फॉर एग्जांपल, एक हेल्थ से पर्टेनिंग कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास इन्वेंट्री में टेंट, शेल्टर, मेडिसिन, ये सारी चीजें आ रही हैं। या तो ये लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही होगी या लोगों से चार्ज भी कर रही होगी, तो बहुत ही नॉमिनल वैल्यू चार्ज कर रही होगी। तो ये इन्वेंट्री प्रॉफिट पे सेल करने की नियत से नहीं रखी गई है। इससे आप लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे नहीं बल्कि एक डिफरेंट मेथड के तहत रिकॉर्ड कर रहे होगे। इसी तरीके से बाय फॉर एग्जांपल, किसी दिन आप मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं, आपने देखा कि यार ज्यादातर नमाजी जो है वो खुले से नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपने मार्केट से कुछ टोपियां परचेज करके मस्जिद के खादिम को दे दी कि भाई ये यहाँ पे इस्तेमाल होने के लिए या लोगों को मेरी तरफ से तोहफे के तौर पे दी जाए। तो अब ये वो इन्वेंट्री है जो एनपीओ ने बेचने के लिए नहीं रखी हुई बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या अगर सेल भी कर रही है तो नॉमिनल वैल्यू पे सेल कर रही है, नॉमिनल वैल्यू पे चार्ज करके सेल कर रही है। इसके हवाले से मैंने कोई अलग बात लिखी है। इस तरह की इन्वेंट्री को हम ईयर एंड पे सब्सिक्वेंटली मेजर करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट इफ अवेलेबल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट इफ एप्लीकेबल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर, कॉस्ट क्या? कॉस्ट का मतलब है कि वही कॉस्ट जिसपे इस एनपीओ ने उस इन्वेंट्री को परचेज किया था। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या चीज है? अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो सकता है तुमने ये टर्म कॉस्टिंग में सीखा हो, नहीं भी सीखा तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर एक चीज तुम्हारे पास अवेलेबल है, उसे मार्केट से नया खरीदना पड़े कि उसे मार्केट से दोबारा से अरेंज करना पड़े, तो नया खरीदने के लिए, दोबारा परचेज करने के लिए, दोबारा अरेंज करने के लिए जो तुम्हारी कॉस्ट लगेगी ना,
दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मार्केट वैल्यू को नहीं कहता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मार्केट वैल्यू को नहीं कहता है। द आंसर इज नो, मार्केट वैल्यू कोई और चीज है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कोई और चीज है। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल कि हम एक बाइक का शोरूम या बाइक के डीलर है, हम एक बाइक का शोरूम या बाइक के डीलर है। हम क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरर से एक बाइक परचेज करते हैं और ये बाइक हमें मिल जाती है लेट से ₹1,00,000 की, और हम इस बाइक को मार्केट में सेल कर देते हैं लेट से ₹1,50,000 की। तो ₹1,00,000 हमारे लिए कॉस्ट है, ₹1,50,000 हमारे लिए फेयर वैल्यू है। मैं एक बाइक ₹1,00,000 की खरीदता हूँ, ये मेरी कॉस्ट है, और मैं उसे 1.5 लाख की बेच देता हूँ, ये मेरी फेयर वैल्यू है। अच्छा, जब मैं इसे सेल करता हूँ ना, तो मुझे अपने स्टाफ को कमीशन देना पड़ता है। जब भी मेरा कोई स्टाफ बाइक को सेल करता है तो मुझे उस स्टाफ को लेट से ₹5,000 का कमीशन देना पड़ता है। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि यार इस बाइक की एनआरवी कितनी है, तो सर इस बाइक की एनआरवी होगी ₹1,45,000। ये हमारी एनआरवी है, दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या ये समझ आता है मैं? अच्छा, व्हाट इफ कि हमारे पास इन्वेंट्री में 5 बाइकें रखी हुई हैं, हमारे पास इन्वेंट्री में 5 बाइकें रखी हुई है, जो हमने ₹1,00,000 के हिसाब से खरीदी होगी, तो ₹5,00,000 की बाइकें रखी हुई है हमारे पास इन्वेंट्री में रखी हुई है, और बिकी नहीं है ईयर एंड पे, और ईयर एंड पे मैन्युफैक्चरर ने आपको न्यू लिस्ट इशू की कि भाई एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है, तो अब जो आप बाइक हमसे खरीदोगे वो हम आपको ₹1,00,000 की नहीं बल्कि ₹1,10,000 की देंगे। तो मेरी इन्वेंट्री में जो 5 बाइकें रखी हुई है ना, उनकी कॉस्ट क्या है? ₹1,00,000 की हमने खरीदी थी, ₹5,00,000 की कॉस्ट। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि सर उनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, सर उनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी 1,10,000 इंटू 5 यानी कि ₹5,50,000। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि अगर आपके पास इन्वेंट्री में कोई चीज रखी हुई है, अगर ये किसी को देनी पड़ जाए और इसकी जगह आपको नया वो चीज अरेंज करनी पड़ जाए, तो जिस वैल्यू पे वो नई चीज अरेंज हो रही होगी उसे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह रहे होंगे। अगर हमारे पास कोई इन्वेंट्री ऐसी है जो हमने प्रॉफिट पे सेल करने की नीयत से नहीं रखी हुई, बल्कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट या नॉमिनल वैल्यू में सेल करने की नीयत से रखी हुई है, तो इसको हम कैरी करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट इफ अवेलेबल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या ये बात समझ आती है? मैं अब एक आसान से एग्जांपल देखते हैं। अगर आप अपने पास स्टडी टेक्स्ट में पेज नंबर 496 पर आए, तो स्टडी टेक्स्ट में पेज नंबर 496 पे आपके पास एग्जांपल नंबर 17 आ रही है। एग्जांपल नंबर 17 आ रही है इन्वेंट्रीज के नाम से। मिल गया? मैं आसान से एग्जांपल है, 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे हम इसे। कहता है मेडिसिन फॉर ऑल इज एन एनपीओ व्हिच प्रोवाइड्स मेडिसिन टू कम्युनिटीज लिविंग इन अंडर डेवलप्ड एरियाज एट अ नॉमिनल चार्ज। इट हैज फॉलोइंग इन्वेंट्रीज। कह रहे एक एनपीओ है मेडिसिन फॉर ऑल के नाम से, जो कि कम्युनिटीज को, जो कि अंडर डेवलप्ड एरियाज में कम्युनिटीज है, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करता है नॉमिनल वैल्यू पर, बहुत सस्ते में। इसकी इन्वेंट्री में ये 5 दवाइयां आ रही हैं, पैनाडोल, निब्रोल, इमोडियम, मोटिलियम, रिजिक्स। ये 5 इन्वेंट्री में से 4 इन्वेंट्री हमने परचेज की थी और 1 इन्वेंट्री रिसीव्ड इन काइंड, यानी किसी ने हमें डोनेट की थी। जो पैनाडोल है वो हमने किसी ने डोनेट किया था, और जो निब्रोल, इमोडियम, मोटिलियम और रिजिक्स है ये हमने परचेज किया था। इसीलिए इनकी बराबर में अगर आप देखें ना, तो रिसीव्ड इन काइंड के आगे कॉस्ट कितनी लिखी हुई है? नेल। और परचेज फॉर कैश के आगे, सबके आगे कुछ ना कुछ कॉस्ट लिखी है, 24,000, 12,000, 15,000 या 18,000 रुपए। अब ईयर एंड पे आपके पास ये इन्वेंट्री है, 5 तरह की मेडिसिन है। ईयर एंड पे ये इन्वेंट्री जो रखी हुई है ये लोगों को सस्ते में देने के लिए रखी हुई है, प्रॉफिट के लिए नहीं रखी हुई। तो हम इसको किस तरह से ईयर एंड पे मेजर करेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट
और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हमारे पास इन्होंने 3 कॉलम्स दिए हैं, एक कॉलम हमारा एनआरवी का, एक कॉलम हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, एक कॉलम आ रहा है फेयर वैल्यू का। सर पेनेटॉल को मैं रखूंगा लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि किस पे, 0 पे या 26,000 पे, 0 पे, 6,000 पे, 26,000 पे, 28,000 पे। सर कॉस्ट तो इसकी अवेलेबल ही नहीं है, तो हम इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि 26,000 पे रखेंगे। निब्रोल की कॉस्ट है 24,000, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 24,500, तो हम इसको किस पे रखेंगे, 24,000 पे। इमोडियम की कॉस्ट है 12,000 और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 12,000, तो इस पे 12,000 किसी पे भी रखें, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। मोटिलियम कॉस्ट है 15,000, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 14,700, तो 14,700। और रिजिक्स की कॉस्ट है 18,000 और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 18,300, तो फिर हम इसे 18,000 पे रखेंगे। तो 26,000, 24,000, 12,000, 14,700 और 18,000 इन सब का टोटल आप करेंगे तो ये बनेगा 94,700। इसी के नीचे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो बस एक आसान सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एग्जामिनर इन्वेंट्री की वो एडजस्टमेंट दे दे, तो देखो वो इन्वेंट्री जो तुम्हारे कैंटीन की इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री जो किसी स्पोर्ट क्लब के स्पोर्ट की दुकान की इन्वेंट्री में, उस इन्वेंट्री की बात नहीं कर रहा। वो इन्वेंट्री तो तुमने रखी प्रॉफिट में बेचने के लिए है ना, तो वो इन्वेंट्री पे तो IS2 ही अप्लाई होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लेकिन अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ऐसी इन्वेंट्री आ रही है, जैसे अगर अभी फ्लड्स वगैरह के आप सारे एनपीओस वगैरह को देखें, तो इनके पास शेल्टर होम्स आ रहे होंगे, कंबल आ रहे होंगे, कपड़े आ रहे होंगे, खाने पीने की चीजें आ रही होंगी। ये जो इनकी इन्वेंट्री है ये प्रॉफिट में बेचने के लिए नहीं है, लोगों को फ्री में या सस्ते में देने के लिए। इसी तरह किसी आप हेल्थ के एनपीओ में चले जाएं तो वहां पे आपको डिफरेंट तरह की मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल चार्जेस पे देने के लिए नजर आ जाएंगी। तो वो इन्वेंट्री जो लोगों को फ्री में देनी है या सस्ते में देनी है, उससे आप ईयर एंड पे मेजर करोगे लोअर ऑफ कॉस्ट इफ अवेलेबल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे। क्या ये बात समझ आती है? मैं तो यहां तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एरिया कंप्लीट हुआ जाता है। हमारे पास पास पेपर के तो जितने सवाल थे तकरीबन हमने सारे ही सवाल करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि मैंने तकरीबन सारे सवाल आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। एक दो ऐसा हो सकता है कि रह गए हो, वो आप समझ लें कि आपकी प्रैक्टिस के लिए रह गए। हम हमारे पास जो स्प्रिंग नहीं ऑटम 21 और उससे पहले की जितनी अटेम्प्ट के सवाल है वो सारे नॉर्मल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से पर्टेनिंग सवाल है। स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट के बाद आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस चैप्टर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी ऐड किया गया है। लेकिन स्प्रिंग 22 में जो सवाल आया था वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आया था, डेफरल मेथड के नाम से, जिसे हमने आज की क्लास में सवाल सॉल्व भी किया, मेहताब लिमिटेड वाला जो सवाल था। ऑटम 22 में अगेन उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नहीं पूछा, उसने नॉर्मल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग जो हमने पास में कवर की थी वो सारी चीजें कवर की है। तो अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही टेस्ट करता, क्योंकि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत चीजें प्रिपेयर करनी है तो नॉर्मल मेथड को पूछने की कोई तुक बनती नहीं है। लेकिन एग्जामिनर ने ऑटम 22 में ऐसा किया है। पिछली 2 अटेम्प्ट से एनपीओ का सवाल 10-10 मार्क का पूछा गया, स्प्रिंग 22 में भी ऑटम 22 में भी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस दफा ये सवाल 15 से 20 मार्क के दरमियान आ रहा होगा। तो पिछली 2 अटेम्प्ट में 10-10 मार्क का मतलब ये नहीं कि इस अटेम्प्ट में छोड़ के चले जाओ, 2 अटेम्प्ट में तो आ गया, ये हर अटेम्प्ट में ही आएगा। हो सकता है ना आए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 15 से 20 मार्क के दरमियान ये सवाल आपसे टेस्ट किया जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा, इसे अच्छे से जरूर एक दफा देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह FAR 1 का कोर्स ऑफिशियली कंप्लीट होता है।